मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। योगी के सुपर 6 27 की रणनीति फिक्स। भारत माता की योगी कैबिनेट में 6 नई एंट्री, 2 को प्रमोशन। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। पीडीए की काट पूरब से पश्चिम तक बिछी विसार। कि जो जिम्मेदारी सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से। कैबिनेट विस्तार, टीम योगी 27 के लिए तैयार। मुझे दायित्व देंगे, उसको सरच्छे निर्वहन करेंगे। अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। तम प्रदेश बनाने के लिए अच्छा से अच्छा बनाने के काम करें। विशेष टीम योगी 2.0। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज एक सियासी एक्शन दिखा। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद अब भारतीय जनता पार्टी की पूरी नजर उत्तर प्रदेश पर टिक गई है। आज लखनऊ के राजभवन में योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ। ये सिर्फ 6 मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं है, बल्कि ये 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का प्लान बी और फ्रंट फुट पर खेलने की तैयारी का आगाज है। मैं आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे, पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। इस विस्तार में सबसे महत्वपूर्ण है सामाजिक समीकरण। बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूले की काट खोज रही है। रायबरेली से सपा के बागी नेता मनोज पांडे को शामिल कर पार्टी अपने पारंपरिक ब्राह्मण वोट बैंक को मजबूत संदेश दे रही है। दलित पासी समुदाय से कृष्णा पासवान के नाम ये साफ करते हैं कि बीजेपी अब गैर यादव पिछड़ों और गैर जाटव दलितों पर अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। पश्चिम यूपी से जाट नेता भूपेंद्र चौधरी की वापसी और सुरेंद्र दिलेर के जरिए पार्टी किसान बेल्ट में अपनी खोई जमीन तलाश रही है। हम संगठन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी का नेतृत्व हमारे मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सब लोग जो भी भूमिका देते हैं हम सब लोग मिलकर उसका निर्वहन करने की जिम्मेवारी हमारी है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। आखिर बंगाल चुनाव के तुरंत बाद ही यह हलचल क्यों? दरअसल बंगाल में बीजेपी की जीत प्रदर्शन ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया जोश भर दिया है। बंगाल फतेह के बाद बीजेपी का अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य यूपी 2027 है। पार्टी आलाकमान ने साफ कर दिया है कि यूपी में अब कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। बंगाल वाला बूथ मैनेजमेंट मॉडल अब यूपी के गांव-गांव में लागू करने की तैयारी है। बीजेपी अब डिफेंसिव होकर नहीं, बल्कि आक्रामक होकर विपक्ष के गढ़ों में सेंध लगाने की रणनीति पर काम कर रही है। कुल मिलाकर योगी कैबिनेट का ये विस्तार 2027 के लिए पॉलिटिकल ट्रेलर है। सरकार और संगठन के बीच तालमेल बिठाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो उत्तर प्रदेश की पिच पर अब फ्रंट फुट पर खेलने को तैयार है। अब देखना यह है कि विपक्ष इस नई रणनीति का मुकाबला कैसे करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूं आपके साथ विकास ब्रजेश सक्सेना और आज विशेष में बात होगी योगी के सुपर 6 की, क्योंकि योगी कैबिनेट का विस्तार हो गया है। लखनऊ के जन भवन में आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने 8 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यह सिर्फ एक विस्तार नहीं है, बल्कि 2027 के महासंग्राम के लिए बिछाई गई वो सोशल इंजीनियरिंग की विसात है जिसने विपक्ष के खेमे में हलचल को तेज कर दिया है। आज इस विस्तार में
जहां 6 नए चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह मिली है, तो वहीं परफॉर्मेंस के आधार पर मौजूद 2 मौजूदा मंत्रियों का कद भी बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश की इस नई टीम योगी के क्षेत्रीय और जातीय संतुलन का एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया गया जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक बीजेपी के विजय रथ को रफ्तार देने की तैयारी में है। विशेष में विश्लेषण आज योगी के सुपर 6 का। मैं भूपेंद्र सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 2027 के महासंग्राम से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी नई टीम तैयार कर ली है। आज राजभवन में 6 नए मंत्रियों ने शपथ ली है और 2 का कद बढ़ाया गया है। इसे योगी के सुपर 6 में इन चेहरों के जरिए बीजेपी ने यूपी के हर कोने और हर जाति के समीकरण को साधने की कोशिश की है। आपको बताएंगे इन मंत्रियों की प्रोफाइल और वो समीकरण जो 2027 में विपक्ष के लिए चुनौती बनेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और जो माननीय मुख्यमंत्री जी और जो संगठन के लोग मुझे दायित्व देंगे उसको सर्वोच्च निर्वहन करूंगा। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक और सपा के पूर्व मुख्य सचेतक मनोज पांडे को शामिल कर बीजेपी ने अवध और पूर्वांचल के ब्राह्मणों को बड़ा संदेश दिया है। वे सपा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और उनका शामिल होना सपा के ब्राह्मण आधार को कमजोर करेगा। आभार प्रकट करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, विशेष रूप से माननीय गृह मंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपनी पार्टी का, कि जिसने एक नई जिम्मेदारी और ये मौका हमें दिया है। और मेरा पूरी तरीके से ये मानना होगा और मेरा ये संकल्प होगा कि जो जिम्मेदारी पार्टी ने और सरकार में हमें दी है उसका पूरा हम लोग पालन करेंगे। पूरी मेहनत से, निष्ठा से उन रास्तों पर आगे चलेंगे और आगे बढ़ेंगे और जनता के काम करेंगे। कृष्णा पासवान फतेहपुर की खागा सीट से विधायक। कृष्णा पासवान दलित पारसी समुदाय का एक मजबूत चेहरा है। बीजेपी इनके जरिए गैर जाटव दलितों को अपने पाले में और मजबूती से बांधना चाहती है। भूपेंद्र सिंह चौधरी बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिमी यूपी के कद्दावर जाट नेता। भूपेंद्र चौधरी को फिर से कैबिनेट में लाकर पार्टी ने जाट बेल्ट में अपना दबदबा कायम रखने की रणनीति बनाई है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, मुझे इस रूप में काम करने का अवसर दिया है और मैं निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हैं नेतृत्व की, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जो भी काम मिलेगा, जो विभाग मिलेगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की बेहतरी के लिए, विकास के लिए काम करेंगे। हंसराज विश्वकर्मा वाराणसी से एमएलसी और काशी के जिला अध्यक्ष। हंसराज विश्वकर्मा अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी से आते हैं और पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में सांगठनिक मजबूती के लिए जाने जाते हैं। सुरेंद्र दिलेर अलीगढ़ की खैर सीट से विधायक। सुरेंद्र दिलेर युवा चेहरा हैं और राजनीति उन्हें विरासत में मिली है। उनके पिता और दादा सांसद विधायक रहे हैं, जिससे हाथरस अलीगढ़ बेल्ट में उनकी अच्छी पकड़ है। कैलाश राजपूत कन्नौज की तिरवा सीट से विधायक। कैलाश राजपूत के जरिए बीजेपी ने अवध क्षेत्र के राजपूत मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है और जो जिम्मेदारी मुझे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है, मोदी जी ने, योगी जी ने दी है, उसको अच्छे से निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा और अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाऊंगा। 2 मंत्रियों को प्रमोशन का तोहफा मिला है। राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर मेरठ और अजीत सिंह पाल कानपुर देहात का कद बढ़ाया गया है। इन दोनों मंत्रियों को उनके बेहतर प्रदर्शन और क्षेत्रीय पकड़ के कारण प्रमोट किया गया है, जो संगठन में युवाओं को आगे बढ़ाने का संकेत है। बहुत पूरी जिम्मेदारी निभाएंगे। पूरा संगठन और सेवा का जो भाव है उसको पूरा किया जाएगा और सरकार को के द्वारा जो भी योजनाएं लागू किया जाएगा उसको उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, अच्छा से अच्छा बनाने के काम करेंगे।
ये विस्तार महज खाली पदों को भरना नहीं है, बल्कि ये बीजेपी का मिशन 2027 के लिए फ्रंट फुट पर खेलने का ऐलान है। बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी ने यूपी में अपनी रणनीति पूरी तरह बदल ली है। सपा के बागियों को जगह देकर विपक्ष को कमजोर करना और अपने पारंपरिक वोट बैंक पर फोकस करना एक अहम रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राज्यपाल ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई तो दूसरी गूंज सिर्फ सत्ता के गलियारों तक सीमित नहीं रही, बल्कि 2027 के चुनावी समर का बिगुल भी फूंक दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम ने जिन सुपर 6 को इस टीम में जगह मिली, चेहरों को शामिल किया गया और 2 मंत्रियों का कद बढ़ाया गया, उसके पीछे छिपे हैं बीजेपी के वो अचूक राजनीतिक समीकरण जो सिर्फ विपक्ष के चेहरे नहीं बल्कि विपक्ष के हर चक्रव्यूह को भी भेदने की ताकत रखते हैं। आज का यह विस्तार महज खाली कुर्सियों को भरना नहीं है, बल्कि यह पश्चिम यूपी के जाट लैंड से लेकर अवध की ब्राह्मण बेल्ट तक और पूर्वांचल के अति पिछड़ा वोट बैंक को एक साथ साधने का मास्टर स्ट्रोक स्ट्रेटजी है। आखिर कैसे ये सुपर 6 2027 में बीजेपी की हैट्रिक का रास्ता साफ करेंगे और कैसे मनोज पांडे और भूपेंद्र चौधरी जैसे चेहरों पर दांव लगाकर बीजेपी ने विपक्ष की नींद उड़ा दी है, सब कुछ इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। यूपी की सियासत में खेला शुरू हो चुका है। बंगाल चुनाव के बाद अब बीजेपी ने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अपनी बिसात बिछा दी है। योगी कैबिनेट का यह हालिया विस्तार महज कुछ नए चेहरों की एंट्री नहीं है, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए विपक्ष मुक्त रणनीति का ब्लूप्रिंट है। आज के इस रिपोर्ट में हम डिकोड करेंगे वो 5 बड़े फैक्टर्स जो बीजेपी को 2027 में फ्रंट फुट पर खेलने में मदद करेंगे। मंत्रिमंडल में जो शामिल हो रहे हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूं, लेकिन ये माननीय योगी जी की सरकार की विदाई का वक्त है, तो अब पीडीए की काट कुछ हो ही नहीं सकती। पीडीए ने तो फैसला कर लिया है इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है। फैक्टर 1, पीडीए की काट और गैर यादव ओबीसी गोलबंदी। सबसे पहला और बड़ा फैक्टर है अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले की काट। मैं हंसराज विश्वकर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं। हंसराज विश्वकर्मा जैसे अति पिछड़े चेहरों और कृष्णा पासवान जैसे पासी समुदाय के नेताओं को मंत्री बनाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि उनका फोकस गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलितों पर है। 2024 के लोकसभा संकेतों को भांपते हुए बीजेपी ने उन जातियों को सत्ता में हिस्सेदारी दी है जो अब तक खुद को हाशिए पर महसूस कर रही थी। सरकार की स्पष्ट मंशा है कि संविधान के दायरे में जो हमारे 6 और नए मंत्री शपथ ले रहे हैं और संख्या हमारी पूरी हो जाएगी, और हमारी शुभकामना है कि हमारे जो नए मंत्री शपथ ले रहे हैं और विधि के हिसाब से अपना मेहनत और लगन से जिम्मेदारी का निर्वहन करें। दूसरा फैक्टर, सपा के गढ़ में सेंधमारी, बागियों को इनाम। दूसरा फैक्टर है विपक्ष के मनोबल को तोड़ना। मैं मनोज कुमार पांडे ईश्वर की शपथ लेता हूं। सपा के बागी नेता मनोज पांडे को कैबिनेट में शामिल करना एक सोची समझी रणनीति है। रायबरेली और अमेठी जैसे कांग्रेस सपा के मजबूत गढ़ों में सेंध लगाने के लिए बीजेपी ने एक कद्दावर ब्राह्मण चेहरे को दांव पर लगाया है। यह संदेश है कि जो भी बीजेपी के साथ आएगा उसे सत्ता में सीधा सम्मान मिलेगा। इससे विपक्षी खेमे में फूट पड़ने की संभावना और बढ़ गई है। मैं सबके लिए शुभकामनाएं देती हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। माननीय महामहिम हमारे राज्यपाल जो है आनंदीबेन जी, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं।
कि उन्होंने मंत्रिमंडल का विस्तार वो कर रही हैं और सब लोगों को अपना अपना दायित्व मिलेगा, जिससे हमारी सरकार और अच्छी तरह चलेगी। फैक्टर 3, वेस्ट यूपी में जाट गुज्जर बैलेंस। तीसरा फैक्टर है पश्चिम यूपी का समीकरण। किसान आंदोलन के बाद से जाट और गुज्जर समुदाय में जो नाराजगी देखी गई थी, उसे दूर करने के लिए भूपेंद्र चौधरी की वापसी और सोमेंद्र तोमर का प्रमोशन मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बीजेपी का लक्ष्य आरएलडी के साथ मिलकर वेस्ट यूपी में एक ऐसा अवैध दुर्ग बनाना है जिसे भेदना सपा कांग्रेस गठबंधन के लिए नामुमकिन हो जाए। देखिए, अच्छा है उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से पिछले 9 वर्षों में कार्य हुआ है, हम सब लोगों ने जन सेवा को सर्वोपरि रखते हुए, समाज सेवा को सर्वोपरि रखते हुए और देश को प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने काम किया है। प्रदेश को प्राथमिकता देते हुए सरकार ने काम किया है। पूरे मंत्रिमंडल ने मिलकर के एक सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश को आगे लेकर के जाने का काम किया है और आज हमारे मंत्रिमंडल में कुछ नए साथी लोग जुड़ने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व में जिन लोगों को चुना है और जिन लोगों को नया दायित्व देने जा रहे हैं, वो सब भी अपनी सेवाओं को देते हुए प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे। चौथा फैक्टर, बंगाल मॉडल का यूपी वर्जन। चौथा फैक्टर है बीजेपी की बदली हुई आक्रामकता। बंगाल चुनाव के नतीजों से सीख लेते हुए बीजेपी अब डिफेंसिव होने के बजाय फ्रंट फुट पर है। संगठन और सरकार में तालमेल बिठाने के लिए अनुभवी चेहरों को जिम्मेदारी दी गई है। प्रामाणिक सूत्रों के अनुसार अब सरकार के मंत्रियों को सीधा टास्क दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र में जाकर सरकारी योजनाओं का बूथ लेवल पर ऑडिट करें। ये संवैधानिक प्रक्रिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने पूरे प्रदेश ने, अभी हम लोग इतिहास रच के बंगाल से हैं, हम चाहते हैं उत्तर प्रदेश में भी फिर इतिहास 2027 में बना। इस उद्देश्य से जो भी हो सकता है, और चूँकि सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का काम है और सबको साथ लेकर चलना माना, तो समय समय पर प्रक्रिया चलती है। समाजवादी पार्टी का कहना यह है कि अब सरकार जाने वाली है और इसलिए अब ये कर रही है। समाजवादी पार्टी डूबती हुई जहाज है और डूबती हुई जहाज कुछ भी कर सकती है। वो पहले अपने संगठन के बारे में सोचना चाहिए कि हम कैसे बचें और कैसे रहें। पांचवा फैक्टर, युवाओं और निष्ठावानों को तरजीह। पांचवा और अंतिम फैक्टर है पुरानी टीम और नई ऊर्जा का संतुलन। अजीत सिंह पाल और कैलाश राजपूत जैसे चेहरों को शामिल कर बीजेपी ने यह संकेत दिया है कि पार्टी अपने पुराने और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को भूलती नहीं है। 2027 के चुनाव में युवा वोटर्स को लुभाने के लिए इन मंत्रियों का इस्तेमाल यूथ आइकन के तौर पर किया जाएगा। योगी का ये मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ कुर्सियों का फेरबदल नहीं, बल्कि 2027 की जीत का शंखनाद है। जाति, क्षेत्र और समीकरण बीजेपी ने हर मोर्चे पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रायबरेली से ब्राह्मण चेहरा मनोज पांडे और पश्चिम के दिग्गज जाट नेता भूपेंद्र चौधरी के जरिए बीजेपी ने विपक्ष के अवैध किले में सेंध लगाने की मुहिम छेड़ दी है। क्या दलित और ओबीसी चेहरों की ये नई टीम 2027 में कमल की हैट्रिक सुनिश्चित करेगी? आज हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे योगी की ये सुपर 6 आने वाले विधानसभा चुनावों में गेम चेंजर साबित होंगे और क्यों इस विस्तार ने यूपी की चुनावी लड़ाई को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। यूपी की सियासत में मिशन 2027 का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। योगी कैबिनेट के हालिया विस्तार ने सिर्फ नए चेहरे ही नहीं दिए, बल्कि यूपी की राजनीति की दिशा बदल दी है। जानकारों का मानना है कि ये विस्तार बीजेपी के लिए चुनावी संजीवनी और विपक्ष के लिए बड़ी घेराबंदी की तरह है। अब सवाल ये है कि आखिर इस बदलाव से बीजेपी को क्या फायदा होगा और विपक्ष के सामने क्या नई मुश्किलें खड़ी होंगी। देखिए, मंत्री परिषद में 6 पद खाली था, उसको नए मंत्री पद से भरे जा रहे हैं। कुछ मंत्रियों का प्रोन्नति होने वाला है, तो सभी क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन बना रहे,
इसके लिए ये व्यवस्था बनाई गई। किसको किसको जिम्मेदारी मिले आपको संगठन में? ये तो हम लोग को नहीं जानकारी है। जो भी बनेंगे उनको बहुत बहुत बधाई है। पीडीए की काट। सपा के पीडीए को काउंटर करने के लिए हंसराज विश्वकर्मा और कृष्णा पासवान जैसे चेहरों को शामिल कर बीजेपी ने अति पिछड़ा और गैर जाटव दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत की है। निश्चित तौर से कोई भी निर्णय जब होता है तो बहुत सोच समझ के और सारी चीजों को देख कर किया जाता है। अखिलेश यादव ने आपके मंत्रिमंडल विस्तार पर भी सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा जो हमारी समाजवादी पार्टी से लोग छोड़ के गए थे अब उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, क्या ये देखना है? अब अखिलेश यादव जी को घर पर बैठकर ट्वीट करना है, घर पर बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, समाज में तो जाना नहीं है, केवल बैठ करके वहीं पर चिंता व्यक्त करना है। और थोड़ा दिन और वेट करिए, 2-3 महीने बाद और दादी उनको परेशानी होने वाली है। क्या होने वाली है सर? बहुत परेशानी होने वाली है। बागी राजनीति का फायदा। मनोज पांडे जैसे प्रभावशाली ब्राह्मण नेताओं को मंत्री पद देकर बीजेपी ने संदेश दिया है कि विपक्ष के मजबूत नेता अब उसके खेमे में हैं। कह रहे हैं सर पीडीए जो छोड़ के आए थे सपा उनको जो है उनमें से एक को जगह दी, बाकी के साथ धोखा हो गया। देखिए श्री अखिलेश यादव जी तो फ्रस्ट्रेशन में है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने के बाद वह 2047 तक अब इंतजार करने के लिए अंदर से तैयार हो गए। कुछ बीच बीच में बोलते रहेंगे। पीडीए की काट के तौर पे मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है जिसमें जातियों का संतुलन साधा गया है। पीडीए उनके पास है ही नहीं, उनका पीडीए फर्जी है। और यहाँ का? यहाँ असली है। क्षेत्रीय संतुलन। पश्चिम से लेकर काशी तक हर हिस्से को कैबिनेट में जगह देकर बीजेपी ने अपनी पकड़ को व्यापक बना लिया है। ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और डबल इंजन की सरकार जो है हर स्तर पर उसकी कोशिश ये है कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हो और उसके लिए जहां जैसी आवश्यकता पड़ती है निर्णय लिया जाता है। सर लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार जा रही है और इस वजह से अब ये कर रहे हैं, आखिरी समय चल रहा है सरकार का। उन्होंने अभी तो नींद भी नहीं टूटी है पश्चिम बंगाल की, होश उड़े हुए कि हर स्तर पर ये कोशिश है कि प्रदेश सरकार एग्जेम्पलरी काम करे और उसी दिशा में ये भी एक कदम है। वोट बैंक में सेंध। सपा और कांग्रेस जिस दलित ओबीसी गठजोड़ के दम पर 2024 में बढ़त बना रहे थे, बीजेपी ने उसी वर्ग के नेताओं को पावर देकर विपक्ष के दांव को कमजोर कर दिया है। संगठनात्मक रणनीति के हिसाब से बंगाल चुनाव के बाद बीजेपी अब और ज्यादा कॉन्फिडेंट मोड में है। नए मंत्रियों को सीधे जनता के बीच जाकर 2027 की जमीन तैयार करने का टास्क मिला है, जिससे विपक्ष को संभलने का मौका कम मिलेगा। साफ है कि योगी कैबिनेट का यह विस्तार सिर्फ पदों का बंटवारा नहीं बल्कि 2027 की विसात है। बीजेपी ने अपनी कमियों को ठीक करते हुए नई ताकत के साथ मैदान में एंट्री ली है। अब देखना होगा कि विपक्षी गठबंधन बीजेपी की इस मजबूत स्ट्रेटजी का जवाब कैसे देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो योगी के सुपर 6 के जरिए 27 चुनावों की बिसात बिछा दी गई है। इसमें क्षेत्रीय समीकरण तो बनाए ही बनाए, साथ ही जातिगत समीकरण बनाए हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव हैं जो बात पीडीए की कर रहे हैं और जो लगभग 24 के चुनाव में उन्होंने कैंपेन किया था वही अभी करते और वही आवाज बुलंद करते नजर आ रहे हैं। लिहाजा कभी जाट पंचायत करना, कभी गुर्जर पंचायत करना, उसी फॉर्मूले पे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी की काट निकालने, पीडीए के इन समीकरणों को साधने योगी ने अपने आज योगी मंत्रिमंडल में सुपर 6 का ऐलान किया है। लेकिन क्या 27 के चुनावों में यह मंत्री जो पूरा परिषद मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, यह 27 के आने वाले चुनावों में योगी सरकार को कितना फायदा देगा, यह बड़ा सवाल जो कि इस समय के गर्त में है। विशेष में फिलहाल के लिए अभी इतना ही।